चलिए दोस्तों, आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स के पेपर में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से आया था। 90 प्लस नहीं होगा, बस 70-80% का आया था। लॉ में पूरी दुनिया कह रही कि पेपर टफ था, पेपर टफ था। हाँ, पेपर सच में टफ था। ये मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगा पेपर ईजी था या कुछ भी था। पेपर सच में टफ था। पर उसमें से भी हमारी लिस्ट में से डिस्क्रिप्टिव पार्ट के मैं बता रहा हूँ, 70 में से 60 प्लस मार्क्स का आया था। आप लोग भैया हम तो मान ही रहे, एटलीस्ट लॉ में तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मैंने लॉ का पूरा सॉल्यूशन और हमारी लिस्ट में कहाँ से मैच कर रहा है वो पेज नंबर पे डाल दिया है। तो नहीं तो आप मुझे डीएम कर देना, नहीं तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, जाकर चेक कर लेना। जितने क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में थे सेम, कहीं बचे 70 आउट ऑफ 70 आया था, 70 आउट ऑफ 70 नहीं था। 70 में से 60 प्लस का आया था लॉ में। टैक्स का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी आपका टैक्स का पेपर हुआ नहीं है। तो अकाउंट्स और लॉ में 60 प्लस है, 60% है, मतलब 60-70% ऊपर से है। टैक्स में भी उम्मीद है कि 70% आराम से आ जाएगा। कॉस्टिंग में भी आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं बताऊंगा, जितना बताऊंगा उतना जैसे कर लोगे, 70 प्लस कॉस्टिंग में भी आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा? सिंपल सा आंसर है, कोई भी पेपर पैटर्न नहीं रहेगा कॉस्टिंग के पेपर में। क्यों? आप लोग भैया आपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स में तो दिया था, पर इसमें क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि कोई पेपर पैटर्न है ही नहीं। अगर मैं आपको एनालिसिस वाला पार्ट भी दिखाता, जैसे मैंने अपनी कॉस्टिंग की सेट जो एक महीने पहले वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि कोई भी पेपर पैटर्न है ही नहीं ऐसे। हाँ, कभी-कभार एक आध क्वेश्चन या एक आध पार्ट रिपीट हो जाता है, लेकिन उसके अलावा हर अटेम्प्ट में कहीं न कहीं ऐसे चेंज करते हैं। तो कोई भी फिक्स पैटर्न, नॉट जस्ट कॉस्टिंग, आपके ग्रुप 2 में जितने पेपर हैं, चाहे आपका एसएम का पेपर हो, चाहे आपका एफएम का पेपर हो, चाहे आपका ऑडिट का पेपर हो, कोई भी पेपर फॉर्मेट, स्टैंडर्ड पेपर फॉर्मेट नहीं है जैसे ग्रुप 1 का होता है। ठीक है? दूसरी बात क्या है, आपका होता कैसा पेपर है? 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका थ्योरी बेस्ड होता है। वो पूरा थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है? और हर क्वेश्चन में ऐसे 2 से 3 पार्ट के क्वेश्चन पूछता है, जिसकी वेटेज होती है 4 से 8 मार्क्स की ऑन एवरेज वेटेज होती है। ठीक है? और जो बाकी 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू में क्या करेगा, ऐसे आपको 2 से 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देगा और 20 से 24 मार्क्स का होगा। मतलब एक प्रॉपर केस स्टडीज होगी। हो सकता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हो सकता है मार्जिन कॉस्टिंग की हो सकता है कॉस्ट शीट की हो, या हो सकता है कॉस्ट शीट बजट का मिला के दे दे, या मटेरियल बजट का मिला के दे दे, या मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का दे दे। तो 2 से 3 केस स्टडीज होगी जो कि 20 से 24 मार्क्स का फॉलो आउट करेगी। बाकी 6 से 8 मार्क्स आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब एक क्वेश्चन दे देंगे कि स्टैंडर्ड्स में मटेरियल वेरिएंस निकाल के दिखाओ, या एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन इसमें कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखा दो। तो किसी केस स्टडी से नहीं होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, वो आपको सॉल्व करके लिखना, उसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये था पेपर फॉर्मेट। अब आते हैं थ्योरी के पार्ट में। थ्योरी में क्या है यार, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ना, जो आपका प्योर थ्योरी होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में एक आध थ्योरी का क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है 2 या 4 मार्क्स का, पर जनरली 2 से 4 मार्क्स का पूछता है, उससे ज्यादा का नहीं पूछता है। मतलब आप कह सकते हो 70 में से 65-66 प्योर प्रैक्टिकल होता है, 2 से 4 मार्क्स को थ्योरी में पूछ लेता है। बाकी नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 तो फिक्स है ही। अब होता है क्या, थ्योरी के पेपर मैंने बहुत एनालिसिस किया। मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा ना, आप मानोगे नहीं, मैंने मई 18 से लेकर मई 25 का सारा थ्योरी का पेपर देखा, समझा। बट सच बताऊं, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल तो फिर भी पॉसिबल है। क्यों? आपने अच्छा, ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है जिसमें आपके सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाए, तो वो हो जाता है। तो थ्योरी में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए थ्योरी का पेपर, थ्योरी का जो सेक्शन है, उसे प्रेडिक्ट करना बहुत ही ना के बराबर है। कई लोग देते हैं कि 20 क्वेश्चन कर लो, ये 40 क्वेश्चन कर लो, या थ्योरी से फिर आना भी तो चाहिए ना। दे तो मैं भी दूंगा 40 क्वेश्चन कि करके चले जाओ, लेकिन जब वो आएगा ही नहीं, जिसके आने के चांसेस नहीं, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना। इसलिए ऊपर से आपका ऑडिट का पेपर है, आपका एसएम का पेपर है। जब आपका ऑडिट एसएम का प्योर थ्योरी पेपर है, तो इसमें क्यों लगाना है इतना दिमाग? इसलिए मैं कहता हूँ स्किप कर दो। हाँ, अगर आपको आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सा स्किप कर दो। और इसका मतलब क्या हो, जैसे आप स्किप करते हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 तो पूरा स्किप हो गया। तो इसका मतलब आपको आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स आने चाहिए। पर आइडियली ये पॉसिबल नहीं है। आइडियली पॉसिबल है कि सारे प्रैक्टिकल में सबको स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आता हो, मार्जिन कॉस्टिंग भी आता हो, कॉस्ट शीट भी आता हो। तो करना क्या है, 8 से 9 चैप्टर अच्छे से कर लेंगे। अब होता क्या है, ऐसे जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 4 to 15 तक, मटेरियल से बजट कॉस्टिंग तक, उसमें से 10 से 11 चैप्टर हर अटेम्प्ट में पूछा है। मतलब जैसे लास्ट अटेम्प्ट में ओवरहेड से क्वेश्चन नहीं पूछा था, उससे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो कई बार क्या होता है, 14 में से जो 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, 10 से 11 चैप्टर, 1 से 2 चैप्टर वो मिस कर देते हैं। जिसमें सबसे फेवरेट है आईसीआई का जॉब कॉस्टिंग से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता वो, बैच कॉस्टिंग से नहीं पूछता जनरली, और जनरली कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम से नहीं पूछता। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आप लास्ट 4 अटेम्प्ट का देखो तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में पूछा है। लास्ट अटेम्प्ट में बैच कॉस्टिंग से 2 मार्क्स का थ्योरी का पूछा था, उससे पहले लगातार 3 अटेम्प्ट में बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब ये भी, और ऊपर से एमसीक्यू आ गया था, तो यार ये भी नहीं कह सकते। बट स्टिल 14 में से 10 से 11 चैप्टर ऑन एवरेज पूछता है। उसमें से आपको क्या करना है भैया, सिंपल सी 8 से 9 चैप्टर कोई भी। आप बोलोगे भैया भैया मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लूँ, मार्जिन कॉस्टिंग कर ले। आप बोलोगे भैया अगर उससे क्वेश्चन नहीं आया तो, या वो लक पे रहते हैं। जैसे जिस बच्चे ने लास्ट में ओवरहेड बहुत अच्छे से किया होगा, जिस बच्चे ने ओवरहेड का चैप्टर बहुत अच्छे से किया होगा, उसके तो लग गया, क्योंकि एक भी मार्क्स का नहीं पूछा। इसलिए कह रहा हूँ 8 से 9 चैप्टर कर दो, बाकी अपने लक पे छोड़ दो। हो सकता है 8 से 9 चैप्टर करके जाओ, उसमें से कुछ पेपर आ जाए 80-90 मार्क्स का आ जाए, हो सकता है 60-70 मार्क्स का भी आए। ठीक है, तो लेकिन एटलीस्ट 8 से 9 चैप्टर अच्छे से करके जाओ। अब बात आती है आपके एमसीक्यू की। लॉ में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुई एमसीक्यू में, कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो फिर भी बच्चों से मैनेज हो गया था। ये बात सच्चा कि इसको डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत मुश्किल, एवरेज था, ट्रिकी था, लेंथी था अनडाउटली, पर टफ नहीं था डिस्क्रिप्टिव पार्ट। हाँ, एमसीक्यू पार्ट डिफिकल्ट था, क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरी दे दी, इतनी बड़ी दे दी केस स्टडी। जब करते रहो सॉल्व, बच्चा पढ़ रहा है, पिछला भूल रहा है। पहले एमसीक्यू होता था डायरेक्ट केस स्टडी भी दी या डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता था, तो जल्दी हो जाता था, पर इस बार नहीं हुआ। अब ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, आईसीआई बन चुका है हमारा एआई। देखो आईसीआई का प्रोनाम क्या, आई सी
एआई, पर अब वो बन चुका है एआई। कह रहा भाई जब हमारे नाम में ही एआई है तो क्यों ना एआई से पेपर बनवाए। तो हो सकता है वो आपको एमसीक्यू ना एआई बेस पे क्वेश्चन बना के दे। हो सकता है 30 में से 20-22 मार्क्स का तो पूरा ऐसा बना के दे जिसमें आपकी हवा टाइट हो जाए। तो करना कैसे है? अब देखो पेपर है, करना तो पड़ेगा ही। तो बहुत एंड में जाके एमसीक्यू करेंगे, चाहे एमसीक्यू ईज़ी भी आए तो भी एंड में करेंगे जब एक बार सारा डिस्क्रिप्ट पार हो जाए, बहुत काम माइंड से करेंगे। जिसमें भी लगे यार ये हो नहीं रहा, आ नहीं रहा, तो उसमें पॉसिबल गैस लगा के बेस्ट पॉसिबल गैस लगा के करेंगे। दूसरी बात क्या है, एमसीक्यू में आप जब देखोगे ना प्रैक्टिकल में एटलीस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ना, समझना, कहीं न कहीं हिंट तो हो गई। एआई बेस पे तो कुछ ना कुछ तो हिंट देगा ही देगा। पर हाँ, वही बच्चा हैंडल कर पाएगा जिसने पढ़ रखा हो। बट हाँ, अगर आपको लगता है पेपर टफ है, कुछ भी है, तो बहुत आराम से दिमाग लगा के पेपर देना। अब होता क्या है देखो, मान लो भैया एआई बेस आ गया, लॉ या अकाउंट्स की तरह पेपर टफ आ गया या एमसीक्यू टफ आ गया, तो क्या करें? अगर आपको लगता है यार पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, तो पूरा पेपर करने की कोशिश मत करना कि चलो पूरा पेपर देखते नहीं, उससे क्या होगा कॉन्फिडेंस और लूज़ होगा। तो सिंपली क्या करोगे पूरा पेपर मत देखो, सीक्वेंस को मारो गोली यार नहीं देखना कुछ नहीं। जस्ट थिंक, पेपर सोचो, अटेम्प्ट और अटेम्प्ट, पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मतलब पहला क्वेश्चन देखो मुझे सबसे आसान क्वेश्चन क्या लग रहा है, कॉस्ट शीट का फटाफट, फिर मार्जिन का फटाफट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फटाफट करते 1 डेढ़ घंटे करते जाओ, सोच देखो मत, अगर देखोगे ना दूसरी साइड होता है सोच रहा हाँ, हो सकता है वो बच्चा पढ़ के ही नहीं आया हो। उसके तो ईज़ी पेपर पे टफ लगेगा, लेकिन आप तो पढ़ के गए हो ना अच्छे से। तो जो 5 मार्क्स धीरे-धीरे, कोई एमसीक्यू आसान मिल गया, कोई डिस्क्रिप्टिव पार्ट का क्वेश्चन आसान मिल गया, कोई थ्योरी आसान मिल गई, करते जाओ। सीक्वेंस का मत सोचो, फर्स्ट का ए आ रहा है, सिक्स्थ का डी आ रहा है, फर्स्ट का सी आ रहा है, फिफ्थ का ए आ रहा है, करते जाओ। सीक्वेंस का मतलब बस पेपर अटेम्प्ट करते जाओ। अब होगा क्या, मान लो 50 मार्क्स का आपको ठीक-ठाक आप लिख के आ जाते हो और 50 में आप कह रहे हो भैया मेरे 30-35 आराम से बन रहे हैं और बाकी के 50 में मैं इतना लिख के आ गया हूँ कि मेरे 15 मार्क्स आ जाएँगे, तो 50 मार्क्स। और याद रखना अगर पेपर टफ आता है तो चेकिंग भी आसान होती है। याद रखना यार पेपर टफ आया, कोई बात नहीं, पर चेकिंग आसान होगी। अगर मैं कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके 40 मार्क्स भी या 50 मार्क्स भी अपने एंड से ले जाता हूँ, अगर मैं अपने एंड से 45-50 ले जाता हूँ, तो इतने तो मेरे मिनिमम आएँगे ही आएँगे ना। ऊपर साइड से ग्रेस मार्क्स देगा, उससे चेकिंग आसान होगी। तो मैं अगर 40, 45, 50 तक पहुँच जाऊँ अच्छे से, तो उससे ऊपर ही जाएगा। जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, जब मैं अपना सीए फाइनल में 24 ऑडिट का पेपर दे रहा था, भैया मानोगे नहीं मैं रो पड़ा था और मैं 2 बार रोया हूँ सीए एग्ज़ाम्स में और दोनों बार ऑडिट में। ठीक है? तो एक बार रोया था अपने इंटर के टाइम पे, एक टाइम इसमें रोया था फाइनल के पेपर में। लेकिन सोच रहा यार मैंने इतनी मेहनत करी, 6 साल अपनी ऐसे-तैसे करा दी। अब मैं हार नहीं मान सकता, तो मैं पेपर लिखता गया। जैसे ये रहा 5 मार्क्स एमसीक्यू करता गया और जब मैंने चेकिंग करी, तो मेरे कितने और उससे मुझे याद है हमारे टाइम पे लास्ट मई 24 में टीटी की 2 दिन की छुट्टी थी। नहीं, आईपीएस में थी, हाँ, आईपीएस में थी। डीटी में नहीं थी। तो 35 टू 40 मार्क्स मेरे बंद रहे थे। मैंने कहा इतने बंद रहे ना ग्रेस मार्क्स मिल जाएँगे और हुआ भी। मेरे 35 तक बंद रहे थे मुझे याद है और ऐसे ने कम से कम मुझे 7 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए थे। 42 मार्क्स मेरे आ गए थे ऑडिट में और मैं सीए बन गया था। तो आप भी यही करना। पेपर है ना, पैनिक मत होना कि आप पैनिक हो रहे हो, पैनिक नहीं। 5 मार्क्स क्योंकि सोच के देखना यार, अगर मैं 40-45 तक पहुँच गया, पेपर ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, चेकिंग भी आसान होगी। 40-45 तक मैं अच्छा लिख के आ गया। मैं कह रहा हूँ इस 50 में से 35 लिख के आ गया, 15 मैं दूसरी तरफ से करके आ गया, 50, 45-50 बन रहे हैं, मतलब 7 से 8 मार्क्स 10 मार्क्स मिलेंगे और बहुत बच्चों को May 24 में इवन अगर आप रैंकर्स भी देखोगे ना 41-42 जो ऑल इंडिया जिनकी 41-42 थी, उनके भी ऑडिट में 40 मार्क्स, 41 मार्क्स, 42 मार्क्स थे। तो आप भी हार मत मानना, कोशिश करना। ऊपर से कहीं से बचेंगे, जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 ही बचा है। जब तक ग्रुप 2 क्लियर नहीं होगा, आप अपना वो आर्टिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए हार मत मानना, धीरे-धीरे करते पहुँच जाओगे। अब आता है कि पेपर टफ है तो क्या करें? सिंपल से देखो, ये पूरा गाना लिखा है, ये फ्लाइंग जाट मूवी का गाना है, उसमें सबसे बेस्ट लाइन क्या है? मेरे अंदर भी रब, मेरे बाहर भी रब, जिसका दिल सच्चा वो फ़िक्र क्यों करे ये मेरे यार। क्योंकि मेरे अंदर भी रब है, मेरे बाहर भी रब है, चाकर आके साया मार सके ना कोई। तो मेरे अंदर भी रब, मेरे बाहर भी रब, मार सके ना कोई। जब दिल सच्चा तो डरने की क्या बात है? जब आपने तैयारी करी सब कुछ करी, भगवान पे छोड़ दो ना। बस लिखते जाओ, पेपर अच्छा जाएगा। और फाइनल में अगर मैं पेपर बैठूँ बोलूँ पूरे पेपर का, टफ पेपर है, आप पार्ट ऑफ द सीए लाइफ में मान के चलो। यहाँ इंटर है, फिर फाइनल दोगे, हो सकता है आप सीएस करो मेरी तरह या सीए में करो या सीएफए करो, एमबीए करो। पेपर तो टफ आता ही आता है, क्योंकि टफ है तभी तो सीए को इतनी वैल्यू मिलती है, तभी तो मुझे और आपको वैल्यू मिले, मुझे वैल्यू मिलेगी, आपको आगे वैल्यू मिलेगी। बस पेपर लिखते रहना, हार मत मानना, अगर लगे पेपर हार्ड है। कोशिश करना 45-50 तक टच कर जाओ, बाकी 8, 10, 12 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो ये बताया ना पेपर पैटर्न इन सब का भी ध्यान रखना, ठीक है? अब आते हैं सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट पे। सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट कैसी है देखो, ऑन एवरेज हमने हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन ही दिए। हाँ, एक आध चैप्टर में हमने एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया 10 के अलावा, तो टोटल 130 क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स को मिला के। लेकिन हर बच्चे से 14 चैप्टर तो अच्छे से आते नहीं होंगे, तो 8 से 9 चैप्टर तो ऐसे बताए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 8 से 9 चैप्टर के क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, मतलब ऑन एवरेज 70 से 80 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एवरेज 10 क्वेश्चन है चैप्टर से, तो अगर 8 चैप्टर भी लगा लो तो 80 क्वेश्चन, 9 लगा लो 90 क्वेश्चन, मतलब 70 से 80, 90 क्वेश्चन, हम 80 क्वेश्चन का एवरेज मैं मान लो अच्छे से कर लेते हो आप, एग्जामिनेशन की के होड़ में एग्जामिनेशन को क्रॉस कर जाओगे। क्योंकि आपने मान लो अच्छे से करके गए, उसमें से मान लो 9 चैप्टर पढ़ के गए, 80 क्वेश्चन सॉल्व करके गए और मान लो पेपर में 70-75 मार्क्स का हिट हो गया, तो 75 में से मैं कह रहा हूँ आप ज़्यादा नहीं 40 ले आओ।
और बाकी के 25 में से ज़्यादा नहीं 10 भी ले आओ, 50-55 तो आ गए ना, बाकी के ग्रेस मार्क्स पे और भगवान पे छोड़ देना। अब ये लिस्ट मिलेगी कैसे? देखो 8 से 9 चैप्टर कह रहा हूँ अच्छे से कर लो, बाकी का टाइम मिले तो कर लेना, आता हो तो कर लेना। वैसे भी सबको मुझे पता है कॉस्टिंग में बहुत बच्चों को स्टैंडर्ड नहीं आता होगा, किसी को मार्जिनल नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग के 8 चैप्टर भी अच्छे से आते हैं या बिक्री मतलब मटेरियल आता है, लेबर आता है, कॉस्ट आता है, जॉब आता है और इसके अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं इसमें सारे स्टडी मटेरियल आरटीपी, एमटीपी का पूरा अच्छे से जो भी नॉन रिपीटेड क्वेश्चन हटा के 100 बेस्ट 130 क्वेश्चन बनाए जिसमें आपको 70-80 क्वेश्चन अच्छे से करने होंगे, ठीक है? अब ये मिलेगा कैसे? प्राइस है भैया सिंपल सी 400 रुपीज़ की प्राइस है, ठीक है? मिलेगा कैसे? प्राइस 400 है। आपको इस यूट्यूब जो ये वीडियोस पे कमेंट करना है, कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, तीनों का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज देना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे क्या करना है, कमेंट का, लाइक का, सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, फिर मैं आपको पेमेंट लिंक दूँगा। पेमेंट लिंक मिलते ही आपको कमेंट क्या करना है, अगर आपने मुझसे लिस्ट लेके तो उसका रिव्यू नहीं तो थैंक यू सो मच का मुझे भेज देना, ठीक है? आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों करवा रहे हो? या सिर्फ यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है ना, उसको हिट करने के लिए बस। तो इस नंबर पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, पेमेंट का लिंक दूँगा, पेमेंट मिल जाएगी। पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो। प्रिंट आउट करो, नहीं तो प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं, इतना पैसे क्यों वेस्ट करें? फ़ोन में रखो या लैपटॉप में खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना भी कर लोगे, आप एग्जामिनेशन की होड़ में पहुँच जाओगे। 50, 55, 60, 65 आराम से आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ तक ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।